देखो, हमने पहला दिन जाना कि लाइक सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं। जनरली हमने जाना वेलकम टू इंजीनियरिंग। कल का टॉपिक क्या था? वेलकम टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आने से तुमने जाना प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उसके बाद उनकी जरूरत क्या है ना। इधर मैं notes पे- तो डे टू का ऑब्जेक्टिव जो है, आज हम लोग जानेंगे बाइनरी के बारे में, मशीन लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों है ना, और हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो आज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर कल का ओवरव्यू देखें तो प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम इज नथिंग बट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ कोड वे, है ना। जो हम कोड लिखते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसे प्रोग्राम कहते हैं। और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कलेक्टिवली अगर हम बोले तो उसको सॉफ्टवेयर बोल दिया जाता है ना। प्रोग्राम ही क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ही जब अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाई जाती है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन अगर बनाना हो तो वो मोबाइल ऐप हो जाता है। सेम सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन बेस्ड बनता है तो उसको वेब एप्लीकेशन बोल देते हैं। ऐसे ही डेस्कटॉप एप्लीकेशन, है ना। तो ये तरह तरह के सॉफ्टवेयर ही फिर एप्लीकेशन बन जाता है। इस तरीके से हमने देखा था। तो एक बात और कि ये VS कोड वगैरह, ये सब नोट जेएस वगैरह सेटअप कर लेना, है ना। कोई यूट्यूब वीडियोस देख के, या फिर मैं एक MD फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसको फॉलो करके जो भी सेटअप करना है, इन्वायरमेंट सेटअप, है ना, डेवलपर इन्वायरमेंट सेटअप, वो कर लेना। ठीक है। मैं यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा, ऑब्वियसली मेरे में हो रखा है, ऑब्वियसली तुम लोग को भी हो रखा होगा। बस हम इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर डेवलपर इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्या होता है ना। ओके। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। कल एक और चीज देखी थी कि लाइक क्या था कि हम लोग जो कंप्यूटर को कमांड दे रहे थे, वो तो हम अपना भाषा में दे रहे थे, है ना, इंग्लिश में दे रहे थे। पर कंप्यूटर क्या कर रहा था? उसको मशीन कोड में चेंज करेगा। ठीक है। अगर हम अपने कंप्यूटर में, या तुम फाइल एक्सप्लोरर में अगर कोई फाइल सर्च करते हो, है ना, लाइक कोई भी सर्च करे, डे 1 सर्च किए सर्च बॉक्स में, तो वो जो कंप्यूटर के पास गई, वो वो सर्च 1, सर जो तुमने किया डे 01, वो किस में गई? बाइनरीज में। यानी 0 एंड 1 में। बाइनरीज मतलब दो, बाय, है ना, दो नंबर, 0 और 1। तो आखिर इस बीच हुआ क्या? हमने तो इंग्लिश इंग्लिश लिखा, लेकिन ऑब्वियसली तुमको पता होगा कि लैंग्वेज, कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश नहीं समझते, उसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उनको हमारी भाषा नहीं आती। तो उसको कौन सी भाषा आती है? मशीन कोड। मशीन कोड कौन सी भाषा में लिखा जाता है? वो बाइनरीज होते हैं, सिर्फ 0 और 1। अभी हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे एग्जाम्पल। तो मेनली हुआ क्या? जैसे अगर हम लोग कोई जापानी इंसान से बात करें,
ऑब्वियसली उसको हो सकता है इंग्लिश नहीं आता हो या हिंदी नहीं आता हो, उसको जापानी आता है। मेरे को क्या आ रहा, इंग्लिश या हिंदी। तो ऐसा नहीं कि हम लोग उस नॉलेज को जानते नहीं हैं। एग्जैक्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, ट्रांसलेटर की, है ना, कि एग्जैक्ट वो जापान में क्या बोल रहा है, मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, ना उसको समझ में आ रही है ना मेरे को। समझ में कब आई, कब आएगी, जब एक बीच में कोई मेडिएटर होगा, राइट, यानी ट्रांसलेटर होगा। वो चीजों को ट्रांसलेट करेगा, हिंदी से जापान में करेगा, जापान से हिंदी में करेगा, और दोनों को बताता रहेगा। तो यहाँ पे भी कोई एक चीज की जरूरत पड़ती है बीच में, ट्रांसलेटर की, है ना। हमें क्या जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की, ठीक है। ये ट्रांसलेटर ही दो तरह के होते हैं जो तुमने कई बार सुना होगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, है ना। तो देखो, इसमें तुम बहुत कंफ्यूज हो रखे होगे पहले से कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर समझो तो इंटरप्रेटर भूल जाते हैं, इंटरप्रेटर समझते हैं तो कंपाइलर भूल जाते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग इसके ही बारे में आज जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, बाइनरी और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो हम पहले बाइनरी के बारे में ही जानेंगे, कंपाइलर इंटरप्रेटर आगे आएगा, है ना, तीसरे टॉपिक पे। तो पहले हम बाइनरी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझ लेना ये कि एक ट्रांसलेटर की तो जरूरत है। वो ट्रांसलेटर क्या है, कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर। अच्छा, अब ये दोनों क्या करते हैं वो आगे हम देखते हैं। बाकी अभी जान लो, ट्रांसलेटर दो तरह के हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या कर रहे हैं, ये जो मैं हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन में कुछ भी अपनी जो भाषा में लिख रहे हैं, और एप्लीकेशन को कमांड दे रहे हैं, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एल्गोरिदम लिखा हुआ है। अब ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर, उस चीज को उस मशीन कोड में चेंज कर देगा। ऑब्वियसली ये चीजें पता होगी तुम लोग को, कंप्यूटर साइंस में ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया गया है। तो वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को या कोई भी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज था उसको मशीन कोड लैंग्वेज में चेंज कर देगा। और मशीन कोड लैंग्वेज इज नथिंग बट बाइनरीज, ठीक है, जीरो और वन, ये दोनों का ही काम होता है। कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं। तो बाइनरीज हो गए जीरो और वन, ये एक तरह से ऑन ऑफ जैसा होता है, ठीक है, ऑन ऑफ। वन मतलब ट्रू हो गया तो ऑन, और जीरो मतलब ऑफ, कि बंद है, चालू है बंद है, चालू है बंद है, कुछ इस प्रकार से समझता है कंप्यूटर, ठीक है। देखते हैं। ठीक है, देखो आज का क्लास ये ऑब्वियसली सबसे बेसिक चीजें हैं। पर जब आगे जाके डेवलपमेंट कर रहे होगे या फिर डीएसए कर रहे होगे, तो वहां पे भले कंपाइलर और इंटरप्रेटर के जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, वो ऑब्वियसली हैंडल कर रहा होगा ब्राउजर या फिर जो भी टूल्स यूज कर रहे हो। लेकिन वहां पे क्या समझने की जरूरत होगी, अगर जैसे टीएलई आएगा, है ना, टीएलई पर ये सब चीजें तुम समझ पाओगे कि आखिर मेरा कोड रन तो कर रहा है, लेकिन वो टीएलई दे रहा है ना। टीएलई मतलब अभी के लिए समझो कि टाइम मोर, टाइम टेकिंग, समय ज्यादा ले रहा है। मेनली तुम्हारा कोड जो रन करने के लिए है वो समय ज्यादा ले रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक हिस्ट्री की भी बात करेंगे कि पहले क्या होता था और एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है ना।
हिस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं। 1940 से 50। अब इमेजिन करो 1940 से 50 में भी कंप्यूटर्स थे या नहीं थे, उस वक्त भी प्रोग्रामर्स होते थे या नहीं थे, है ना? तो थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। उस वक्त क्या होता था? कुछ रॉ मशीन्स होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, है ना? बहुत बड़े बड़े। उसमें सिंपली प्रोग्रामिंग जैसे अभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, है ना? लैंग्वेज तो उस वक्त थी नहीं, कोडिंग की लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, सी या सी प्लस प्लस, ये सब उस वक्त थी नहीं। उस वक्त कुछ ऐसे थे, लाइक एक याद पड़ता है फोर्ट्रन, ठीक है? या उस वक्त होते थे असेंबली लैंग्वेज, राइट? तो ये सब उस जमाने के कुछ लैंग्वेजेस थे। इसमें क्या होता था? इसमें सिंपली ही डायरेक्ट 01 10 00 ऐसे कर करके एग्जैक्टली कोड लिखना पड़ता था। बहुत ही मुश्किल काम है ना? दो वर्ड को लिखने के लिए तुमको 32 करेक्टर 64 करेक्टर लग जाएंगे। तो आखिर सोचो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे बनाया जाएगा इसके। तो जरूरत थी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, है ना? तब जाके 1970s में सी, सी प्लस प्लस ये सब आने लगे, है ना? जावा, फिर पाइथन, अंत में फिर जेएस भी आया। ये आया उसके बाद सारा मार्केट बदल गया। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त भी अगर हम लोग फोर्ट्रान में लिख रहे हैं या फिर असेंबली लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं कोड, तो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती थी उसमें कोड का कैसे काम किया? कहने का मतलब कि हम लोग हार्डवेयर में ही डिस्क लगा रहे हैं। अलग अलग तरीके से डिस्क लगाने पे वो अलग तरीके से कंप्यूटर काम करेगा। सोचो कितना मैनुअली हैंडल करना होता था उस वक्त। ठीक है? फिर धीरे धीरे समय गुजरा, उसके बाद लैंग्वेजेस आए 1970s के आसपास, है ना? फिर 1995 में जावास्क्रिप्ट आया, और फिर चीजें बढ़ती गई। अब तो फाइनली एआई आ चुका है ना? एआई भी आ चुका है। तो कल एक क्या बताया था? कल एक आईपीओ मॉडल मैंने बताया था। आईपीओ, आईपीओ समझना जरूरी है। इनपुट, आउटपुट, सॉरी, आउटपुट नहीं, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, है ना? प्रोसेसिंग फिर आउटपुट। तो पहले हम कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे तुम चैट जीपीटी में क्या लिखते हो? पहले मैसेज लिखते हो। तो चैट जीपीटी क्या करता है? पहले प्रोसेस करता है। वो अपने मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर में जाता है, चीजें समझता है कि आखिर जो यूजर ने इनपुट दिया है वो कौन से बेसिस पे दिया है, कौन से रिलेटेबल कंटेंट वो चाहता है मुझसे, है ना? वो अपना सर्चिंग वगैरह जो भी प्रोसेसिंग वगैरह है करेगा अलग लेवल पे, है ना? उसके बाद वो हमें कुछ आउटपुट दे देता है। दिस इज कॉल्ड आईपीओ मॉडल। जितने भी सॉफ्टवेयर शुरुआत में, सॉफ्टवेयर छोड़ो, जितने भी कंप्यूटर्स या जितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी में विकसित हुई है शुरुआत से लेके अभी तक, वो सारे इसी आईपीओ मॉडल पे वर्क करते हैं। सबसे पहले कुछ इनपुट देना पड़ता है, फिर आउटपुट, सॉरी, फिर प्रोसेस होता है, और उसके बाद आउटपुट आता है, हमारे हमारे स्क्रीन पे दिखता है, या जो भी आउटपुट जहाँ पे भी आना होता है वो आता है। ठीक है? अब यही लैंग्वेज बैरियर जो थी, जो अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़ी, है ना? बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। मशीन का अपना लैंग्वेज है जो बाइनरीज है, हमारा अपना लैंग्वेज है, हिंदी, जापानीज, इंग्लिश, जो भी। तो बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत तो थी। वो ट्रांसलेटर कौन बना? ऑब्वियसली कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो मोस्टली यही जानना है कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट मॉडल पे। कंप्यूटर्स कौन सी भाषा समझ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझ रहा है, 0 और 1। अब डिटेल में इतना नहीं जाएंगे अभी। ठीक है? वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुमने किया है, वहां पे डिटेल में तुम बाइनरीज का सवाल भी बनाओगे, लॉग, सारे गेट्स भी बनाओगे, है ना? यहाँ पे ये
तुम कोड कर रहे होगे तो वहां पे बाइनरीज का रिजोल्यूशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो वहां पे तुमको पर जानना है कि 0 और 1 बाइनरीज में वो मशीन कोड समझ रहा होता है, जो कंप्यूटर है तुम्हारा वो मशीन कोड समझ रहा होता है। तो यहाँ पे जो मेंटल मॉडल बनाना है कि सिंपली क्या है कि ए फंडामेंटल, ठीक है, ए फंडामेंटल मिसमैच एग्जिस्ट बिटवीन हाउ ह्यूमंस नेचुरली एक्सप्रेस। हम लोग तो नेचुरली अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना, लाइक या तो लिख दिए या तो बोल के जैसे भी। बट कंप्यूटर्स कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहे हैं, वो सिंपली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझ रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा सारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप या फिर मोबाइल में क्या लगे होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगे होते हैं, कुछ चिप्स लगे होते हैं। उन चिप्स में क्या लगे होते हैं, वो जो चिप्स होता है ना, या फिर अगर ये देखे कुछ ऐसा मदरबोर्ड है समझ लो मोबाइल का या फिर जिसका भी, देखे होगे कि पतली पतली हरा हरा सा कुछ कुछ तो वायरिंग गया हुआ रहता है ना, बहुत ही गोल्ड गोल्ड कलर का, एग्जैक्टली वो गोल्ड ही होता है। ठीक है, साइंस में पढ़े होगे कि गोल्ड ही क्यों यूज होता है ये। तो इसमें क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली हमने चार्ज यहाँ पे दे दिया, लाइट यहाँ पे दे दिया, लाइट से चल रहा है, बैटरी से, है ना, सेल से। तो इन ये जो गोल्ड प्लेटेड जो वायरिंग हो रखी है ये मदरबोर्ड में एकदम पतली सी, उसी में क्या बह रहा है, उसी में क्या ट्रांसफर करेगा, डाटा। जो भी तुम इनपुट दोगे वो भी डाटा है, जो प्रोसेस करेगा वो भी डाटा है, और जो आउटपुट आएगा वो भी डाटा है। तो वो सारे जो डाटा है सब चीजें कहाँ हो रही है, इन्हीं लाइंस में। क्या कर रहा है कि यहाँ से मान के चलो ऑन इनपुट आया, वो चीजें लेके उसको लेके यहाँ पे ट्रेवल करने लग गया, जहां जहां जरूरत थी चला गया। कैमरा कैमरा ऑन करना है तो कैमरा बटन जब क्लिक कर रहे हो तो यहाँ से वो इनपुट जाके कैमरे मॉडल पे जाके उसको कनेक्ट करता है उसको, कि हाँ भाई तुम्हारा काम आ गया है, तुम ओपन हो जाओ। तो वो प्रोसेस करता है कि अच्छा कैमरा ही खोलना है, तो हाँ अगर कैमरा खोलना है तो यस, यस आया यानी कि 1 आया तो उसको ओपन कर देगा, है ना। और अगर 0 आया तो उसको नहीं खोलेगा, मना कर देगा, क्लोज ही रखेगा, है ना। तो सिंपली यही काम हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे चार्ज क्या कर रहा होता है, यहाँ पे सारे डाटा को ट्रांसफर कर रहा होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, यहाँ वहां। किस फॉर्मेट में, 0 और 1 के फॉर्मेट में। 0 1 फॉर्मेट में कैसे बदला, मशीन कोड में बदल गया। किसने बदला, कंपाइलर या इंटरप्रेटर ने, जो यहाँ पे लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर इसका मेंटल मॉडल देखें तो क्या होगा, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए ट्रांसलेटर। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर हम यहाँ पे देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफिनेशन। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए ट्रांसलेटर। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसलेटर है, स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर। ठीक है, तुम दोनों के बीच में, कंप्यूटर एंड यू, यानी यूजर, यूजर और कंप्यूटर के बीच में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रहा होता है, ट्रांसलेटर की तरह, है ना। ये कुछ बोलता है उसको समझता है वो, फिर वो कुछ बोलता है उसको समझता है, और डाटा यहाँ से वहां ट्रांसफर करता जाता है एज एन आउटपुट, राइट। ये जो मैंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात की, इसको कैसे लेना, 0 और 1 जो मैंने ओपन और क्लोज बताया, आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लो, 0 मतलब क्या हो गया, ऑफ, और 1 मतलब क्या हो गया, ऑन, बस, ऑन ऑफ। तो यही डाटा जा रहा होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे हेलो है, तो ये क्या दिख रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा होगा।
ठीक है। ऐसा कुछ 32 करेक्टर का ये होगा। अच्छा, बीट्स एंड बाइट्स। देखो ये सब याद रखने की चीजें हैं, तुमने कई बार दफा पढ़ चुके होगे, है ना, कॉलेज में भी, कई तरह के यूट्यूब वीडियो से भी। राइट। तो इन चीजों का तो अब डायरेक्ट इंटरव्यू में हो सकता है ना ही पूछ, पर तुम्हें जानना होगा, है ना, कि 8 बिट्स जो होता है वो क्या होता है, 1 बाइट होता है, ये जानना होगा। बाइट से किलो बाइट बनता है यानी कि केबी, है ना। उसके बाद एमबी, मेगाबाइट। उसके बाद क्या बनता है, जीबी, गीगाबाइट। उसके बाद क्या बनता है, टेराबाइट, टीबी। एक टीबी में कितना, 10,024 जीबी। 1 जीबी में कितना एमबी, 10,024 एमबी। 1 एमबी में कितना केबी, 10,024 केबी। अब ये 10,024 ही क्यों होता है वो पता करके आना। ठीक है, सर्च करके आना, एआई से पूछ के आना, आखिर ये 1024 ही क्यों होता है। ध्यान देना, 8 बिट्स ही क्यों होता है। राइट। ये चीजें, कई चीजें हैं जो तुम खुद खोजो, नहीं तो क्लास बड़ा ही होता जाएगा। राइट। हम मेन चीजों पर ध्यान देंगे यहाँ पे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट ए ट्रांसलेटर स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर और तुम्हारे बीच में जो एक बीच में खड़ा है, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो तुम भाषा अपनी भाषा में लिख के बता सकते हो कंप्यूटर को कि तुम्हें क्या करना है ना, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना। Right. अब यहाँ पे वही जो मैंने बोला अभी, कि स्टूडेंट समटाइम्स थिंक दे इवेंचुअली नीड टू लर्न बाइनरी द वे दे लर्न ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि बाइनरी भी तुम उस वे से पूरा कैलकुलेशन करना सीखने लगो, कि 8 को बाइनरी में क्या लिखेंगे। देखो ये सब ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो, सीख सकते हो, सीखना है सीख लो। अभी इन चीजों पे समय व्यर्थ नहीं करने का। बस समझ लो कि 8 बिट्स 1 बाइट होता है ना। इन चीजों को थोड़ा सा सिनेरियो समझ लो। पूरा 8 का कैलकुलेशन नहीं, 8 + 10 18 होता है, तो अब इसको बाइनरी में जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें अभी करने का नहीं है बॉस। समय मिले तो कभी सीख लेना, नहीं तो फर्स्ट ईयर में होते तो सीख ही जाते। ठीक है। तो बाइनरी, बाइनरी का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो बाइनरी इज अ नंबर, बाइनरी इज अ नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी को क्या बोला गया, बाइनरी को बोला गया है एक नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम है, तुमको पता है कि नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स होंगे। ऑब्वियसली ना, जीरो में क्या, सॉरी, बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1। ये क्या है, नंबर सिस्टम का है पार्ट, 0 और 1। तो बाइनरी इज ए नंबर सिस्टम यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑफ और ऑन, है ना। ऑफ और ऑन यानी कि बंद या चालू। जीरो का मतलब ऑब्वियसली, जीरो मतलब शून्य है, मतलब कुछ भी नहीं, यानी ऑफ है। 1 का मतलब ऑन है। अब ये दोनों सब साथ में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, टू, है ना। तो ये बाइनरी का कंसेप्ट है, वो तुम पढ़ते रहना। यहाँ पे एग्जैक्ट इतना डिटेल डेप्थ और मैथ की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। ठीक है, ये बाइनरी एज ए नंबर सिस्टम है, और बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझ में आता है। उसको बीच में इंटरप्रेटर और कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, जो उसको, जो हमारे लैंग्वेज को मशीन कोड लैंग्वेज में बदल दे। मशीन कोड लैंग्वेज किस तरीके का होता है, वो बाइनरी, एग्जैक्टली 0 और 1। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हेलो। हेलो को अगर बाइनरी में लिखा जाए तो कैसा दिखेगा। ठीक है, ये 32 करेक्टर जो है सिर्फ हेलो को
लिखने में, यानी तुम जब चैट जीपीटी को तुम लिख रहे हो, ठीक है, कि हेलो चैट, हेलो, सिर्फ चैट जीपीटी को क्या लिख रहे हो, हेलो, तो वो जो इनपुट जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, वो क्या जा रहा है, वो हेलो ना जाके ये जा रहा है, ये इतना सारा जीरो और वन, सिर्फ हेलो के लिए। अब सोच लो कितने सारे कंटेक्स्ट तुम दोगे, वो इतना सारा लैंग चेंज करेगा बाइंडिंग्स में, और उसको फिर प्रोसेस के लिए भेज देगा, ताकि तुमको आउटपुट, वो आउटपुट भी क्या देगा, इसी फॉर्मेट में, फिर से इंटरप्रेटर और कंपाइलर से होके वो गुजरेगा, और वो फिर उसको क्या करेगा, लैंग्वेज में बदल देगा। तो इन चीजों को जानने के बाद तुम कह सकते हो कि वाई वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नीडेड, राइट। कोई तुमसे पूछे, तुम चूंकि तुम लोग फ्रेशर हो, तो कोई भी पूछ सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये एक सवाल ही सारे जितने भी अभी तक बता रहा था मैं, सारे आंसर्स इसमें समा जाएंगे, इन्हीं इसी सवाल में, व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नीडेड। सिंपल शुरू से देख लेते हैं फिर से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। वो लैंग्वेज एक ट्रांसलेटर है। क्यों ट्रांसलेटर की जरूरत पड़े, क्योंकि हमारा भाषा अपना है, कंप्यूटर का भाषा अपना है। कंप्यूटर का भाषा क्या है, बाइनरीज, वो सिर्फ बाइनरी समझ रहा है। तो बीच में हमें कोई एक मीडियम तो चाहिए होगा, वो मीडियम हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, जिसको हम लिखते हैं, इनपुट के फॉर्मेट में देते हैं। और वो बीच का जो ट्रांसलेटर है, जो एग्जैक्ट कंप्यूटर भाषा में अगर बोला जाए तो वो कौन सा है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों है एक ही चीज, लेकिन कंपाइलर कहाँ पे यूज होता है वो अभी अब आगे थोड़ा सा ही देखते हैं, जस्ट वही है। और इंटरप्रेटर, ये दोनों का थोड़ा सा हाई लेवल और लो लेवल के लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी दोनों क्या कर रहा होता है, काम एक ही है, कि ट्रांसलेट कर देना, क्या, हमारी भाषा को मशीन कोड लैंग्वेज, बस। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरत है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिख के दे रहे हो, उसका अपना कंपाइलर है, अपना रन टाइम है, उसका अपना इंटरप्रेटर है, वो चीजें बदलता है ना। पाइथन जब लिखते हो तो पाइथन इंटरप्रेटर और कंपाइलर के पास जाएगा। अब पाइथन का इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है, वो देखते हैं। वो कैसे पता चलेगा पाइथन कौन सा लैंग्वेज है, लो लेवल या हाई लेवल। थोड़ा सा और चलते हैं आगे, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब दे सकते हो, व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नीडेड, ठीक है। क्योंकि दोनों को समझने के लिए हमें एक बीच का ट्रांसलेटर की जरूरत थी, जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही क्या हो जाएगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर वगैरह सारा आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वी कैन से राइटिंग सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इन बाइनरी, ठीक है, इज सो स्लो। ऑब्वियसली बाइनरी में लिखना काफी स्लो है। सोचो एक वर्ड 32 कैरेक्टर लिखने पड़े हमको, जीरो और वन के, तो ऐसे में तो फिर मुश्किल है, ठीक है। एंड एरर होने के भी चांसेस काफी है। अगर एक जीरो भी यहाँ वहां लिखा हमने गलती से, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो चीजें बदल जाएगी, वो नंबर ही बदल जाएगी, उसका आस्की वैल्यू ही बदल जाएगा, राइट। तो ये एरर प्रोन भी है, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ताकि ह्यूमनली लैंग्वेज में हम लिख सके, ह्यूमनली लैंग्वेज में समझ सके, आउटपुट को भी इनपुट को भी। प्रोसेसिंग के दौरान वो बस इंटरप्रेटर और कंपाइलर बीच में आएंगे, जो कंप्यूटर से खुद बात करेंगे, और वो आउटपुट भी हमें क्या देगा, लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में, राइट। 5 मिनट ब्रेक ले रहे हैं।
ओके, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लैंग्वेज इज नथिंग बट, जो अभी हमने देखा था, राइट, बाइंड्रीज। और हाई लेवल लैंग्वेज, इसको बोल सकते हो ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट, जो हम लोग मेनली लिखते हैं डायरेक्ट, जो कोड लिखते हो, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज जो बाइनरीज या फिर उसको, बाइनरीज इसको नहीं बोल सकते हैं ऐसे जनरली। बाइनरीज ही बोलेंगे ना, 0 और 1। ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज तो यही समझ रहा है, अभी बात की थी। ठीक है, चलो। मशीन लैंग्वेज क्या होगा? ऑब्वियसली हमारे लिए मुश्किल होगा। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। ये डिफरेंस है। एक और क्या है कि मशीन लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो क्या होगा? पोर्टेबल होगा, यहाँ से वहाँ हर जगह ट्रांसफर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। हार्डवेयर स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हुआ कि मशीन लैंग्वेज का अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज बताऊं तो C, C++, ये लोग मशीन लैंग्वेज में आ जाते हैं। ठीक है। इसको एक और कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल। ये जिस तरीके से हाई लेवल है, इसको मशीन लैंग्वेज को एक और नाम दिया जाता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। देखो, हाई लेवल और लो लेवल जहां जहां पे आएगा, मतलब वही सेम ही होता है। लो लेवल कहने का मतलब कि एकदम निचला तल, है ना, एकदम निचला लेवल। निचला लेवल कौन सा है? कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें कि लो लेवल कौन सा है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर, जो हार्डवेयर रन कर रहे हैं, वही वो लो लेवल है। तुमने देखा होगा कि सी और C++ बहुत फास्ट लैंग्वेज है, पाइथन बहुत स्लो लैंग्वेज है, सुनते होगे, है ना। सी और C++ के मुकाबले पाइथन क्या है? स्लो है। पाइथन क्यों स्लो है? क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, जो बाहर से जो हम लोग बैठे हैं बाहर, कंप्यूटर के बाहर हम लोग बैठे हैं, तो वो हम लोग हाई लेवल है, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है। और लो लेवल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर है, अंदर जो चीजें चल रही है। यानी सी और C++ इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं, क्योंकि सी और C++ जो कोड होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से जाके बात करते हैं। ये तुमने लाइन सुना होगा। इसका मतलब क्या है? जो अभी मैंने बताया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन कोई कोई लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर यूज करता है, और कोई कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर। जैसे अब दिमाग लगाओ कि मशीन लैंग्वेज अगर लो लेवल लैंग्वेज है, यानी हार्डवेयर से बात करना है, और हार्डवेयर से बात कौन सा लैंग्वेज करता है? सी और C++। जनरली जावा भी आता है उसमें। तो वो क्या करता है? वो बहुत फास्ट होते हैं, C++। सुने होंगे ऑब्वियसली। अलग अलग लैंग्वेजेस भी क्या बने हुए हैं? सी और C++ में लिखे गए हैं, जावास्क्रिप्ट खुद। तो सी और C++ इतना फास्ट इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट वो हार्डवेयर से बात करते हैं, डायरेक्ट वो इतने नजदीक होते हैं हार्डवेयर से। और काम कौन कर रहा होता है? प्रोसेसिंग कौन कर रहा होता है? हार्डवेयर कर रहे होते हैं। वो जो चिप्स लगा हुआ है, जो CPU लगे हुए हैं, जो मदरबोर्ड है, वो क्या है? हार्डवेयर है। तो डायरेक्ट वो सी और C++ उसके कांटेक्ट में होते हैं। पाइथन और जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, थोड़े स्लो होते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि ये लोग यूज करेंगे इंटरप्रेटर, ठीक है, और ये क्या यूज करेंगे, कंपाइलर। देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का एक ही काम है। अब यहाँ पे बढ़िया से समझना कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस। एक कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देता है। चेंज कर देता है कहने का मतलब मशीन कोड लैंग्वेज में, ठीक है। जो हमने कोड लिखा सी प्लस प्लस में, मान के चलो, जो ये तुम लिखते हो प्रिंट, है ना, ये है पाइथन में, है ना। और सी प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, मान के चलो सी इन, है ना, कुछ ऐसा लिख देंगे। तो पाइथन जो है ये यूज कर रहा होगा इंटरप्रेटर, और ये यूज कर रहा होगा कंपाइलर। क्यों भाई, क्योंकि कंपाइलर जो है, कंपाइलर का मतलब, कंपाइलर का जो काम होता है, देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या है, ट्रांसलेट करना ह्यूमनली लैंग्वेज से मशीन कोड लैंग्वेज में। अच्छा, लेकिन दो चीज है यहाँ पे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो कंपाइलर जो होता है एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। कहने का मतलब कि अगर ये कोड था पूरा लिखा हुआ, है ना, मान के चलो 10-20 लाइन, ये पूरा पेज में लिखा हुआ है ना, 200 लाइंस लिखा हुआ कोड इस पेज में। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो समझते हैं। और कंपाइलर, ध्यान देना दोनों का काम एक ही है, क्या, ट्रांसलेट करना ह्यूमनली लैंग्वेज को मशीन कोड लैंग्वेज में, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन, ठीक है। और ये एट वन टाइम रन होल प्रोग्राम, ठीक है, वन रन वन लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, जो पाइथन में तुमने देखा होगा, क्या होता है कि पहले तुम अगर पहला लाइन चलेगा, फिर दूसरा लाइन चलेगा, फिर तीसरा लाइन चलेगा, ये इंटरप्रेटर करता है। चलेगा कहने का मतलब क्या होता है कि ये लाइन जो तुमने इंग्लिश में लिखा था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड या फिर कोड वीवर्स, जो भी लिखा था पहला लाइन में, वो जो है पहला लाइन सबसे पहले जाएगा इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर चेंज करेगा उसको मशीन कोड में, है ना, और तब जाके वो आउटपुट देगा कि हाँ भाई हेलो छप के दिख जाएगा। कंपाइलर क्या करता है, ये सारा लाइन एक बार में ही वो लेके कंपाइलर को दे देता है। कंपाइलर क्या करता है, ये पूरा सारा प्रोग्राम जितने भी कोड है, वो पूरा पेज को ही उठा के वो एक बार में ले लेगा। इसीलिए तुम देखते होगे कि सी प्लस प्लस में क्या होता है, या सी प्लस प्लस में क्या होता होगा, कि तुमको अगर थोड़ा सा भी एक जगह पे भी गलती है, 10 लाइन शुरू में तुम सही लिखे हो कोड, ठीक है, 11वें लाइन में तुमने इरर लिखा है, तो वो प्रोग्राम रन नहीं होता है ना, वो इरर दे देता है। क्यों, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या पे काम करता है, कंपाइलर पे। यानी एट वन टाइम एक ही बार में वो पूरा का पूरा प्रोग्राम लेगा, उसको रन करने की कोशिश कर देगा। रन करने की कोशिश करने का मतलब एग्जीक्यूट कर देगा, है ना, एग्जीक्यूट कर देगा। अब वो इरर आएगा तो इरर दे देगा। लेकिन पाइथन और जेएस में ऐसा नहीं है, ठीक है। पाइथन हो गया या जेएस हो गया, वो इंटरप्रेटर यूज कर रहा है। और इंटरप्रेटर का काम क्या है, लाइन बाय लाइन, एक लाइन में भाई जितना है पहले वो कोड चलाऊंगा, उसके बाद अगला लाइन देखूंगा। तो अगर पहला लाइन में इरर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, पहला लाइन में अगर इरर नहीं है तो ये दूसरा लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा लाइन में इरर आ गया, अगर इरर आ गया तो ये इरर प्रिंट कर देगा।
इसको एक और वर्ड जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो एक सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस, ठीक है। अनसिक अनसिंक्रोनस कह सकते हो या नॉन सिंक्रोनस, जो भी, ये दोनों बहुत जरूरी पढ़ोगे, है ना, जेएस में। कल हम लोग शुरू करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम, ऑब्वियसली अभी हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद हम कल जावा स्क्रिप्ट फंडामेंटल शुरू करेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट लेट कॉन्स्ट या जो भी फंडामेंटल्स जावा स्क्रिप्ट के हैं वो शुरू होगा, यानी मेनली कल से हमारे चीजें शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या सिनेरियो बन रहा है कि कंपाइलर जो है, देखो ये दोनों चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाके तुमको समझ में आएगा हाई लेवल लो लेवल, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल क्यों है, कौन सा सिंक्रोनस है ना, चीजें जोड़ पाओगे। तो कंपाइलर में क्या सीन है बन रहा है कि पूरा का पूरा इंटायर प्रोग्राम ले लेगा एक ही बार में, और उसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा, कंपाइलेशन करेगा। कंपाइलेशन मतलब एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं बोल सकते, अगर देखा जाए तो पहले ये कंपाइल करने का ट्राई करेगा, उसके बाद क्या होगा, कंपाइल करने के दौरान क्या होगा, वो मशीन कोड में चेंज करेगा, और तब जाके वो एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। ये मस्त अपना कंपाइलर का काम है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, लाइन वन पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे लाइन टू तब जाएगा, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट करेगा दूसरा लाइन, फिर क्या होगा, लाइन थ्री में जाएगा, और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसी सेम चीज को एक और चीज कह देते हैं सिंक्रोनस, ठीक है, कि एक एक काम सिंक में होता चला जा रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे कल, सिंक्रोनस हैवी डिस्कशन करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये समझ में आया, पूरा का पूरा जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, अगर ये समझ में आ गया तो हाई और लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाई और लो समझ में आ जाएगा तो मशीन कोड क्यों है, मशीन कोड समझ में आएगा तो बाइनरी समझ में आ जाएगा, है ना। बाइनरी समझ में आ गया तो तुम समझ पाओगे तो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, वाई। ये सब क्लियरिटी, एक एक साथ एक एक चीजें, सारी चीजें जुड़ी हुई है। अब अगर हम देखें तो, ठीक है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, जावास्क्रिप्ट ओवरव्यू अभी हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। नोड जेस ये सब तुरंत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, ये तीनों कुछ भी नहीं। मेनली हम लोग अभी ये दोनों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, 20 मिनट डिस्कशन इस पे चलेगा, और ये 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। जेस एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, ठीक है, तो ये हम टुमारो देखेंगे, क्योंकि ये कल ही आ जाएगा एग्जीक्यूशन पाइपलाइन पूरा, जब जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जावास्क्रिप्ट का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या लैंग्वेज है, क्यों लैंग्वेज है, ये क्यों हाई लेवल लैंग्वेज है, या क्या इसका सिनेरियो है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट वापस से इसको कल भी देखेंगे, ऑब्वियसली कल भी शुरू करना है, ओके। तो जावास्क्रिप्ट का डिफिनीशन जो है, अगर ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा डिफिनेशन तो नहीं लिखूंगा, इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। ये हाई लेवल लैंग्वेज है क्यों, क्योंकि ये इंटरप्रेटर यूज करेगा। इंटरप्रेटर यूज करने का मतलब क्या हुआ, कि लाइन बाय लाइन कोड को रन करेगा, है ना। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन
लाइन बाय लाइन कोड को रन करेगा। ये हुआ हाई लेवल। तो जावास्क्रिप्ट का अगर पूरा एक सिंपल सा अगर मैं ये बोलूं डेफिनेशन, तो क्या होगा? जावास्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं। A JavaScript is a high-level programming language originally designed to make web pages, है ना? वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए ये सबसे पहले जावास्क्रिप्ट 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने किया था, क्या किया था, कल थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो क्या के लिए हुआ था? वेब पेजेस इंटरेक्टिव, ठीक है। वेब पेजेस इंटरेक्टिव हो गया। और क्या हो गया? अभी क्या हो रहा है इसका सिनेरियो? अभी तो अगर देख लो तो फ्रंट एंड में तो यूज हो ही रहा बैक एंड, है ना? एपीआई सर्विसेज, जावास्क्रिप्ट हर जगह मौजूद है। क्यों मौजूद है, किस लिए मौजूद है, देखेंगे, है ना? तो आज जावास्क्रिप्ट की मदद से वेबसाइट्स बन रहे हैं। और क्या हो रहा है? लाइक बैकएंड सर्वर्स, सर्वर्स भी लिखे जा रहे हैं, बैकएंड भी मैंने लिखा। पहले पहले क्या होता है, बैकएंड लिखने के लिए एक अलग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी। जावास्क्रिप्ट मेनली सिर्फ फ्रंट एंड के लिए ही बना था शुरुआत में। लेकिन ये कहाँ से खेल चेंज हुआ? 2009 में। अभी देखते हैं वो कौन सा शख्स था जिसने ये पूरा खेल बदल दिया जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। बैकएंड सर्वर हो गया। मोबाइल एप्लीकेशन भी क्या हो बन जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लेते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना लेते हैं, स्क्रिप्टिंग भी कर लेते हैं। जो पाइथन से होता है वो आजकल स्क्रिप्टिंग हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। तो ये चीज टेंशन मत लेना, सारा नोट्स जो है वो टूल पे अवेलेबल रहेगा, मैं दिखा दूंगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक लैंग्वेज जो था, जो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए बना था, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये बैकएंड भी लिखने लग गया, इससे मोबाइल एप्लीकेशन भी बनने लग गए हैं, स्क्रिप्टिंग भी हो सकता है, हर चीजें होने लगी। आखिर हुआ क्या, है ना? तो उसका, उस शख्स का नाम है नोड जेएस, ठीक है। अपने आप में ये हमारा क्या है, मंथ 3 का हमारा ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बैकएंड जो हम लोग तीसरे मंथ में पढ़ेंगे पूरा, वो किस में पढ़ेंगे? नोड जेएस। नोड जेएस ही यूज कर रहे होंगे। अब नोड जेएस है क्या, ठीक है, उस वक्त तो जानेंगे, अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि नोड जेएस है क्या। नोड जेएस इज ए जावा स्क्रिप्ट रन टाइम। ये वाला वर्ड बहुत सुनोगे, उम्मीद है समझ में नहीं आएगा आगे तक। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है? ये जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, पहले तो जावा स्क्रिप्ट भूल जाओ। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट इज नथिंग बट क्या, कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे कुछ रन हो सके, कुछ भी। अब क्या रन हो सके वो देखना है। अब इसके लिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा है कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी कि नोड जेएस जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। नोड जेएस क्या है? एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। नोड जेएस इज ए फ्रेमवर्क हैविंग ए रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, हैविंग ए रन टाइम इन्वायरमेंट वेयर वी कैन रन वी कैन रन जावा स्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। पहले क्या होता था, अभी भी तुम देखते होगे कि कंसोल डॉट लॉग जब कर रहे होगे तो वो क्या होता है, तुम पहले ब्राउजर में चेक करते थे। अभी भी जब सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से जब तुम एप्लीकेशन बनाओगे, तो जब कुछ भी चेक करना होगा तो कंसोल डॉट लॉग करके चेक कहाँ कर रहे होगे? तुम ब्राउजर में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके फिर कंसोल में जाओगे, है ना? सिंपल कुछ ऐसा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जाओगे इंस्पेक्ट में, है ना, यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे रन टाइम इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रन भी कर सकते हैं, राइट? जैसे देखो कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये रन भी हो जाएगा।
इंटर मारेंगे तो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। हेलो कोड भी बस है ना। तो ये क्या है, इस ब्राउजर में क्या है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख के रन कर पा रहे हैं। ठीक है। ये सेम सेम इन्वायरमेंट किसी ने, जिसने भी बनाया वो हम नोड.जेएस के दौरान पढ़ेंगे, किसी ने सेम इन्वायरमेंट सेम रन टाइम इन्वायरमेंट को, सॉरी आई थिंक ये शो नहीं हो रहा होगा, राइट। इनफेक्ट यहाँ पे आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग के वक्त। ठीक है। तो फिलहाल इतना बस सोचो कि नोड जेएस के आने से ही क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट सिर्फ जो फ्रंट एंड में मौजूद था वो अब स्क्रिप्टिंग भी कर रहा था, बैकएंड में लिख रहा था, फ्रंट एंड भी लिख रहे थे, एपीआई भी बना रहे थे, है ना, हर तरह के सर्विसेज बना रहे थे। कब आया नोड जेएस, 2009 में। ठीक है। उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट जो सिर्फ गूगल क्रोम में होता था, ठीक है, गूगल क्रोम, सिर्फ गूगल क्रोम में नहीं, सिर्फ ब्राउजर में होता था। ठीक है। गूगल क्रोम के पास कौन सा इंजन है, V8 इंजन। ये इंजन क्या है भाई, V8 इंजन। तो V8 इंजन से पहले V6 इंजन था, V4 इंजन भी था, अभी V8 इंजन है। ठीक है। V8 इंजन क्या है, बहुत ही रोबस्ट इंजन है। ये क्या करता है, जितने भी कांड तुम कर रहे हो, जितने भी चीजें लिख रहे हो इंग्लिश में, तुम कोडिंग को दे रहे हो, है ना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारे चीजों को क्या कर रहा है, V8 इंजन ही क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है ब्राउजर में। और ब्राउजर में प्रोसेस करके ये चीजें, अभी मैं ये मान के चलो कुछ लिख रहा हूँ इस कैलीड्रा पे, है ना, तो वो प्रोसेस कौन कर रहा है, ब्राउजर में अगर ये दिख रहा है तुमको लिखे हुए ये साइट पे, तो वो कौन कर रहा है, वो V8 इंजन ही है जो प्रोसेस कर रहा है कि मैं अच्छा माउस ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो V8 इंजन ही है जो प्रोसेस कर रहा है। अगर escape दबाऊंगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, फिर escape दबाऊंगा तो फुल स्क्रीन आउट हो जाएगा, है ना, कुछ भी। वो चीजें कर कौन रहा है, V8 इंजन ही वो सारे तुम्हारे कमांड और इंस्ट्रक्शंस को समझ रहा है, और ब्राउजर में वो शो कर दे रहा है, आउटपुट प्रोवाइड कर दे रहा है, राइट। इसी सेम इंजन पर क्या है, नोड.जेएस बना हुआ है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि अच्छा फायरफॉक्स, फायरफॉक्स फॉक्स, ठीक है, फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर है उसमें क्या है, स्पाइडर मंकी। या बस स्पाइडर मंकी कौन सी चिड़िया का नाम है, स्पाइडर मंकी भी क्या है, V8 इंजन। स्पाइडर मंकी भी एक क्या है, इंजन है, जो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ब्राउजर में। जो फायरफॉक्स है ये एक अलग कंपनी है, गूगल क्रोम यानी गूगल एक अलग कंपनी है। तो गूगल ने V8 इंजन बना रखा है अपना, ठीक है, फायरफॉक्स ने अपना स्पाइडर मंकी ब्राउजर, स्पाइडर मंकी बना रखा है इंजन, है ना। सफारी का भी एक अलग इंजन है। सफारी किसका है, माइक का, यानी ये एप्पल का, तो उसका भी कोई इंजन है, पता करके आना। ठीक है। तो ये V8 इंजन ही सेम क्या है, नोड जेएस इन्वायरमेंट में, यानी V8 इंजन तो सिर्फ ब्राउजर में मौजूद था, किसी ने उसको क्या किया कि पूरा उठा के और एक इन्वायरमेंट बना दिया, जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया एक्सटर्नली। अब इसकी मदद से होने क्या लगा, ठीक है, इसकी मदद से होने क्या लगा, वन सेकंड। ठीक है। देखो, ये हमारे टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है। ये टर्मिनल है, टर्मिनल के बारे में भी हम कल बात करेंगे। ठीक है। गेट गिटहब टर्मिनल, सब चीजें। अब यहाँ पे क्या है कि तुमने लिखा क्या, कंसोल डॉट, हमने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, थोड़ा
कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, ये एमडी फाइल नहीं, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जेएस बनाएंगे ना, जेएस फाइल बनाएंगे। हेलो कोड रिवर्स। ठीक है, ये एक लाइन हमने लिख दिया। इसको सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नोड चेक करो, नोड डैश भी। तुम भी नोड नोड क्या करोगे, इंस्टॉल कर लेना। सिंपली यहाँ पे जाना। मैं अभी क्या करता हूँ, इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, नोड जेएस डाउनलोड में जाना और सिंपली नोड जेएस सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। वीएस कोड तो होगा ही, हो सकता है नोड जेएस ना हो, तो नोड जेएस जाके डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर है ना, लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना सिंपली। कोई एक यूट्यूब वीडियो, 5 मिनट का यूट्यूब वीडियो देख के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नोड वर्जन लिखा, तो नोड वर्जन ऐसे आने लगेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हमको रन करना है, ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो इसको अगर हमको देखना है, यहाँ पे हमने क्या किया, ब्राउजर में अभी हमने देख रखा है। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, ब्राउजर में क्या बोला मैंने कि रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, यानी V8 इंजन इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी इसके कंसोल में हम लिख सकते हैं क्या, कोई भी जावास्क्रिप्ट रन करा लेंगे। हेलो कोड व्यूअर्स। ठीक है, इंटर मारते हैं, क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रन कर गया, एग्जीक्यूट कर गया जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब तुम अगर तुम अपने लैपटॉप में, आई मीन अपने वीएस कोड में चाहते हो कि यहीं पे शो हो जाए, मैं क्या ब्राउजर जा जाके बार बार चेक करता रहूंगा, रन करता रहूंगा, है ना। तो अब वो तो ब्राउजर में इन्वायरमेंट है, मैंने क्या कहा, ब्राउजर में इन्वायरमेंट है। वो कौन सा इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट, जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, वो कौन सा है, V8 इंजन प्रोवाइड करता है गूगल क्रोम में। ठीक है, सफारी में अलग करता है, और मैंने बताया फायरफॉक्स में कौन सा है, स्पाइडर मंकी। ठीक है, तो ये तरह तरह के इंजन्स हैं। तो ये चीजें जो अभी यहाँ पे कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे कोड में ही हो जाता है यार, यहीं पे दिख जाता है, इसी टर्मिनल में, है ना। राइट, तो यहाँ पे टर्मिनल का यही यूज है। टर्मिनल किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कोई भी कमांड देने के लिए। टर्मिनल इज नथिंग बट टू गिव सम कमांड्स, टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द कोड, है ना। रन करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है, जो भी। तो इसको अगर रन करना है तो नोड, हम लिखेंगे नोड, और देखो डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 2 स्लैश ये। ठीक है, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, कोई नहीं। अरे तने हम क्लास में थोड़ा, फिर हम हाँ, हाँ ठीक। क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ फाइल है वहां पे हम पहले जाएंगे, है ना, सीडी करके। कुछ ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीजें टूल्स पे मौजूद रहेगी वहां पे। ठीक है, नोट्स में
टेंशन नहीं लेने का, उसको तुम लोग जैसे ही फॉलो करोगे, एक एक चीजें एक बार पढ़ोगे, टोटल चीजें तुम परफॉर्म भी कर सकते हो, कुछ असाइनमेंट्स भी होंगे सिंपल सिंपल से, ठीक है। वो चीजें कर लोगे तो ये एग्जैक्टली तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे रन करने का ट्राई कर रहा था, डायरेक्ट भी रन कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, Day02 node स्पेस Day02/Day02.js। लेकिन मैं पहले क्या करूंगा, सिंपल जो तरीका है, सबसे पहले मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जो जहाँ ये फाइल मौजूद है। तो पहले मैं क्या करूंगा, cd Day02 पे जाऊंगा, ठीक है। इंटर मारा, देखो टैब टैब क्लिक करने से आ जाता है, देखो Day02। मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। मैं वापस चला गया। अगर मुझे Day02 में, अभी मैं कहाँ हूँ, कोड वीवर्स लाइव क्लास, ये फोल्डर में, उसके अंदर एक फोल्डर ये Day01, एक फोल्डर है Day02। तो Day02 में ये फाइल मौजूद है, उसको मेरे को रन करना। तो Day02 में मेरे को जाना पड़ेगा फोल्डर में, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, सीडी से, सीडी और टैब दबाओ। पहले तुम पहला टैब दबाओगे तो सबसे पहला ये आ जाएगा, ठीक है, Day01। फिर दबाओगे Day02। कुछ भी नहीं लिखा था, फिर भी टैब दबाने से अलग अलग जो भी फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, वो डायरेक्ट खुद ही आते रहेंगे। कुछ तुम अगर लिख दोगे एक दो अक्षर, पूरा फाइल का नाम याद नहीं है तो कुछ अक्षर लिख दो, ठीक है। हो सकता है फाइल का नाम था codeweavers.js, तो कोड और टाइप दबाने से codeweavers.js अपने आप फाइल में यहाँ पे तुमको दिख जाएगा। तो यहाँ पे इंटर मारेंगे, Day2 पे फोल्डर में चले गए हम, ठीक है, देख सकते हो। CLS से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। और CD अगर हमको बाइक जाना है तो फिर से डॉट डॉट, CD के बाद डबल डॉट डॉट लगाने पे बाइक चले जाते हैं, ठीक है। देखो बाइक आ गए। वापस से चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फाइल है नोड, नोड क्या है हमारा, रन टाइम इन्वायरमेंट। तो रन टाइम इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। देखो सिर्फ नोड अगर लिख के अगर इंटर मार दोगे तो देखो यहाँ पे खुल गया क्या, वेलकम टू नोड जेएस। एग्जैक्टली तुम्हारे जो ब्राउजर में ये चीजें थी, है ना, ये एग्जैक्टली ये वाला इन्वायरमेंट ही कहाँ खुल गया, तुम्हारे टर्मिनल में। एग्जैक्टली ऐसे ही करके लिख सकते हो यहाँ पे भी। ये वाला अगर यहाँ पे लिख के मैं यहाँ पे फिर से कॉपी करके अगर इंटर मारूं तो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो कोड वीवर्स, ठीक है, यहाँ पे चल गया। अभी अब इसमें एग्जिट मारना है तो एग्जिट लिखो, एग्जिट या तो ऐसे लिखते हैं या तो डॉट एग्जिट, ठीक है, डॉट एग्जिट। चलो कोई नहीं, होता है अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग इन्वायरमेंट में, ठीक है। कभी क्लियर होता है, कभी क्लोज होता है, कभी एग्जिट होता है, ऐसे ऐसी चीजें मिलते रहेंगे। तो ट्राई करने पे ये हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब चल ये रन कर देते हैं नोड। देखो नोड, नोड सिर्फ क्लिक करोगे तो आई मीन इंटर करोगे तो नोड के इन्वायरमेंट में चले जाओगे, है ना। तो नोड रन जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट शुरू हो जाएगा। अब वहां पे तुम पूरा जावास्क्रिप्ट लिख के रन कर सकते हो। लेकिन ये हमारा कोड जो इतना सारा लिखेंगे वो डायरेक्ट ही रन हो सके, उसके लिए हम यहाँ पे नोड स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम यहाँ पे Day0.js टैब दबाएं, सीधा फाइल नेम आ गया। इंटर करते ही क्या हो गया, ये रन कर गया, हेलो कोड भी, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे क्या कर दो, अगर मैं यहाँ पे 5+7 दिखा दूं, ठीक है, और फिर से इसको रन करूं, तब क्या आ गया, 12 भी आ गया। अब देखो एक लाइन ये चला, फिर दूसरा लाइन ये चला। अभी जो मैं बोल रहा था ये सिंक्रोनस है, कहने का मतलब एक एक लाइन चलता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 7 के बाद कुछ लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है। ये गलत है, देखो रेड आ गया। पर यही पावर देखो जावास्क्रिप्ट, इसको वापस से मैं फिर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या एरर देता है, देखते हैं। देखो ऊपर चलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ कि console.log 5+ यहाँ पे कुछ छूटा हुआ, अनएक्सपेक्टेड टोकन। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ तो छूटा हुआ है, यहाँ पे देख भी सकते हैं एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले से ही बता दिया। तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। और ये वापस से रन करेंगे तो रन कर जाएगा। बाकी ये जो मैं अभी समझाना चाह रहा था वो शायद मैं कल बता पाऊंगा चीजें, ठीक है, क्योंकि अभी हमें समझना होगा, वो भी होस्टिंग वगैरह भी हमें जानना होगा,
ताकि समझ में आ सके कि ये पहला लाइन ये क्यों चला, दूसरा लाइन फिर ये क्यों चला। राइट। फिलहाल अभी हमें क्या पता है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है, पहले ये प्रिंट हुआ फिर ये प्रिंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। कंसोल और कंसोल डॉट लॉग के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें कि क्या है, एक कंसोल हो गया और एक लॉग हो गया। ठीक है, ये दो वर्ड है यहाँ पे, दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये सब तो इजी है बहुत, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीजें तुमको पता है नहीं है, पर जब चीजें जुड़ेगी, जब चीजें यूज होगी तो ये दिमाग में रहता है कि कहाँ से आ रहा है, क्या है एग्जैक्टली, समझो। ठीक है, कंसोल क्या है? कंसोल जो है एन ऑब्जेक्ट बिल्ट इनटू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और लॉग क्या है? इसको कह सकते हैं फंक्शन या मेथड दैट डिस्प्लेज आउटपुट। ठीक है, देखो तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा। ठीक है, आगे में क्या, वहां पे क्लास कंसोल। ठीक है, क्लास कंसोल बनाया हुआ होगा, जहां पे भी ये कोड लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा एक तो कंस्ट्रक्टर होगा, घबराने का नहीं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया कुछ भी, और एक क्या मेथड होंगे, सारे मेथड, मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन है लॉग, ऐसे फंक्शन लॉग। और ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ स्ट्रिंग लेता है, ये पैरामीटर अभी लिखते हैं, है ना, कुछ पैरामीटर लेता है और वो क्या करता है, सिंपली उस चीज को प्रिंट कर देता है। एग्जैक्टली कैसे लिखा होगा पता नहीं, देखना होगा। ठीक है, एग्जैक्टली क्या करता है, प्रिंट कर देता है इस एग्जैक्ट डाटा। तो कंसोल डॉट लॉग जो कर रहे हैं, तो पहले कंसोल के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट बिल्ट इनटू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, कई सारे फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सॉरी लॉग। एक और फंक्शन क्या है, कई तरह के और फंक्शन है, जैसे कंसोल डॉट इरर, ये इरर दिखाने के लिए शो होता है। ठीक है, ये इरर प्रिंट करता है। और क्या हो सकता है, और भी कई चीजें हो सकती है, लॉग हो गया, इरर हो गया, इन्फो हो गया। ठीक है, कंसोल डॉट इन्फो, कंसोल डॉट वार्न, कंसोल डॉट इरर, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अभी तुम लोग क्या जानते होगे, बस कंसोल डॉट लॉग, सिंपली प्रिंट करने के लिए। पर इरर शो करने के लिए तुम डायरेक्ट इरर के यूज कर सकते हो, जहां पे इरर आ रहा है, अगर डिबगिंग जब हम आगे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो वहां पे डिबगिंग जब कर रहे होंगे, तो वहां पे हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग नहीं हमेशा लिख रहे होंगे। ठीक है, जहां पे पता चल गया कि यहाँ पे इरर आ रहा है, तो एग्जैक्ट इरर देखने के लिए हम डायरेक्ट इरर ही यूज करेंगे, कंसोल डॉट इरर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा माहौल हो गया। ठीक है, तो अगर पूरा पूरी अगर हम देखें यहाँ पे, कहाँ गया? तो सबसे पहले तुम हो। ठीक है, तुमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट कोड लिखा, उसके बाद क्या हुआ, वो नोड जेएस का जो रन टाइम है उसमें गया वो। अब रन टाइम के पास क्या था, V8 इंजन था। ठीक है, V8 इंजन था, इसको V8 जेएस इंजन भी बोल सकते हो, है ना, स्पेशली जेएस के लिए ही बना हुआ है।
और फिर जी इंजन क्या करेगा, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर रहा होगा, इंटरप्रेटर। और फिर लास्ट में क्या हो रहा होगा कि वो जब समझ में आ गया तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता होगा, किस लिए, प्रोसेस होने के लिए, कि भाई क्या इनपुट है क्या आउटपुट होगा वो सब प्रोसेस करके बता दो, और फिर फाइनल क्या दिखा देंगे, आउटपुट। दैट इज द सिंपल थिंग। तुम हो, तुमने पहले जावास्क्रिप्ट कोड लिखा, वो रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, उसमें V8 इंजन मौजूद था, जिसने क्या किया, उसको मशीन कोडिंग लैंग्वेज को, सॉरी, ह्यूमन रीड लैंग्वेज को मशीन कोड लैंग्वेज में किया, उसको समझ में आया, उसको रन टाइम में रन किया, इंटरप्रेट किया, CPU को दिया, प्रोसेस किया, और उसके बाद आउटपुट शो कर दिया। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट नोट्स में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आज का तो यही सीन है, मैं नोट्स दिखा दे रहा हूँ कि कैसे। अगर तुम यहाँ पे आते हो, अपने प्रोफाइल में जाओगे इनरोल करने के बाद, तो यहाँ पे तो असाइनमेंट देखेंगे, ये एक बग है, देखो जिस तरीके से दिख रहा है, ये हम लाइव रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, गिट और गिटहब जब सीख रहे होंगे, इनफैक्ट मे बी कल, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल लास्ट में ही शुरू होगा, पहला जो आधा घंटा चलेगा वो उस पे हो सकता है हम गिट कवर करें, ताकि हम चीजें कोड को पुश भी कर पाए, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सारे करिकुलम बने हुए हैं। स्टडी नोट्स में जाओगे तो डे 1 डे 2 सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे, तुम प्रिंट भी कर सकते हो, है ना, और नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे पढ़ सकते हो। जो भी आज पढ़ाया गया है, इनफैक्ट उससे ज्यादा है, तुम्हें अच्छे से डिटेल से सारे एग्जांपल्स के साथ हर चीज ग्राफ बना के, सब चीजें है ना, रिवीजन करने का क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, सब चीजें यहाँ पे मौजूद रहेंगी, यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद क्लास रिकॉर्डिंग भी मौजूद आ जाएगा, कल का रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आज का भी रिकॉर्डिंग अपलोडेड रहेगा। और असेसमेंट में अभी असेसमेंट शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, असेसमेंट आगे आएंगे, वो हैवी लेवल के असेसमेंट्स होंगे, अभी हम लोग असाइनमेंट्स कर रहे होंगे। जो पढ़ रहे हैं, रोज रोज वो असाइनमेंट मैं दे दिया करूंगा, वो तुमको बनाना रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट उसी दिन नहीं, डेट डेट ड्यू डेट तुमको दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम कर लेना। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं, गिटहब पे पोस्ट करना है, गिटहब लिंक यहाँ पे डाल देना है, कुछ नोट्स लिखना है तो नोट लिख के सबमिट कर देना है, बस दैट्स इट। बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। ठीक है।